नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। पर्यावरण, उपभोग और विकास के बीच संतुलन पर जोर। 165 देशों के प्रमुख होंगे शामिल। अमेरिका में प्रधानमंत्री की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। मेक इन इंडिया के लिए निवेश का न्योता, कहा प्रशासनिक अड़चनें करेंगे दूर। मक्का हादसे में 14 भारतीयों की मौत, 13 भारतीय जख्मी। मौत का आंकड़ा 719 के पार। पीड़ितों की मदद की कोशिशें तेज। राजस्थान में 45,000 करोड़ के खनन घोटाले का मामला। कांग्रेस का आरोप, 653 खदानों का बिना बोली लगाया हुआ आवंटन। बीजेपी का इनकार। देश भर में ईद उल जुहा का उत्साह। मस्जिदों में मांगी गई अमन की दुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा ईद मुबारक। और आइए अब देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक आज देर रात न्यूयॉर्क में यानी कि कुछ देर के बाद संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य पर आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सतत विकास के लक्ष्य को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद संयुक्त राष्ट्र को लागू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ भारत जैसे विकासशील देशों के विकास की जरूरतों के बारे में संतुलित रवैया अपनाने की बात करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में 165 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है और इस सम्मेलन के बाद इस लक्ष्य को प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य पर आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इस सतत विकास के लक्ष्य को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद संयुक्त राष्ट्र को लागू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ भारत जैसे विकासशील देशों की विकास की जरूरतों के बारे में संतुलित रवैया अपनाने की बात करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में 165 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन के बाद इस लक्ष्य को प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाएगा, जिसे सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से लागू करेंगे। सतत विकास, पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के तर्कपूर्ण इस्तेमाल से जुड़ी हुई अवधारणा है। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री का श्रीलंका, मिस्र और भूटान सहित कई देशों के प्रमुखों से भी मिलने का कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट समिट है, जिसमें दुनिया भर के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिन पर निगाहें हैं उनमें पोप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। प्रधानमंत्री आज इस समिट में भारत के सरोकार और भारत की जिम्मेदारियों पर अपना वक्तव्य देंगे। कैमरामैन सुदीप दास के साथ मैं गुरदीप सप्पल, न्यूयॉर्क से राज्यसभा टीवी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल वार्ता की। उन्होंने इस मौके पर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप मिशन और मेक इन इंडिया अभियान के जरिए शीर्ष कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने देश में जरूरी आर्थिक सुधार लागू करने का भी भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के पहले दिन गुरुवार को न्यूयॉर्क के वॉल्डोर्फ टावर्स होटल में दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की। बैठक में जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन, ब्लैकस्टोन के सीईओ और सह संस्थापक स्टीफन ए स्वार्जमैन, वॉरबर्ग पिंक्स के चार्ल्स काई, केकेआर के सह अध्यक्ष हेनरी क्रेविस, एआईजी इंश्योरेंस के सीईओ पीटर हैंकॉक समेत शीर्ष वित्तीय कंपनियों के सीईओ ने शिरकत की। उद्योग जगत की हस्तियों के साथ हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सरकार के सुधार एजेंडे की तस्वीर पेश करते हुए आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए अब तक की गई कोशिशों का जिक्र किया। बीते 15 महीनों में कराधान
संरचना और एफडीआई में तेजी के लिए उठाए गए कदमों का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया। I was very pleased with the comments from the Prime Minister. India is an area, a country that is very attractive to us for potential investment, and the issues that he is addressing overall will be very helpful for us in making decisions to put more capital. There was constructive dialogue. Right. It was in the spirit of collaboration, in the spirit of lifting up India, trying to get more foreign direct investors there. And the Indian people should know that all the businesses are devoted to that. And JP Morgan's been there for a long time. We have 28,000 employees in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉर्च्यून 500 में शामिल कई कंपनियों के प्रमुखों से भी अलग से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिका की शीर्ष कंपनियों को मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने की पुरजोर अपील की। Frankly, if India has to live up to joining those kinds of world trade bodies, domestic reform will be an important part of the whole thing. And so that's part of what he has to do. प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को भारत में कारोबार करने में पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। Prime Minister heard from each and every one of them on what their plans for India were, what are the problems that they were facing, how we could resolve them. And by and large, the mood was very upbeat. There was general consensus that the Prime Minister, is effecting change in India. The only thing that all the CEOs said is, please make that change faster. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अमेरिकी उद्योग जगत की हस्तियों के साथ हुई इस बैठक को सकारात्मक करार दिया। वहीं शीर्ष कंपनियों के सीईओ ने भी मुलाकात को बेहतर बताया है। न्यूयॉर्क के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज के साथ बैठे और पूंजी निवेश की बात की, मगर इसको लागू करने के लिए टैक्स पॉलिसीज में सरलीकरण लाना पड़ेगा और रिफॉर्म्स को तेज करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ सुजीत राजन, न्यूयॉर्क। इस वक्त यूएन जनरल असेंबली को पोप फ्रांसिस संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। del narcotráfico. Una guerra asumida y pobremente combatida. El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando en muchos casos una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones. Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से जॉर्ज वर्गीस जुड़ रहे हैं और स्टूडियो हमारे साथ हैं हार्ड न्यूज़ से इस वक्त संजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो वर्गीस साहब, आपसे जानना मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से व्यस्त कार्यक्रम के बाद आज पीएम का एक अहम, मैं कहूँ कि पड़ाव है आज के दिन, क्या कुछ खास आज का एजेंडा है आज का, अगर पूरे उनके कार्यक्रम को देखें तो? आज का कार्यक्रम सबसे अहम कार्यक्रम यही है कि प्राइम मिनिस्टर का भाषण होगा यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के। प्राइम मिनिस्टर का मेन विजिट का जो की एटलीस्ट पर्पस ही यही है कि यूएन एड्रेस एट द यूएन। बाकी सब ये मेन कार्यक्रम के अराउंड जो क्रिएट किया हुआ है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर आज यूनाइटेड नेशंस में भाषण देंगे और उस भाषण मुझे लगता है काफ़ी खास भाषण होगा, क्योंकि इंडिया का पोजीशन कई इश्यूज़ में क्या होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के और बाकी डेवलपमेंट नेगोशिएशंस को लेकर के, आई थिंक वो दुनिया देख रहा होगा एंड दैट इज़ अ की थिंग टू वॉच टुडे। और जॉर्ज, संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम गोल्स के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ला रहा है, यानी कि मिलेनियम गोल्स के बाद जहां सरकारें जिम्मेदार थीं, अब सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको लेकर सरकार के साथ सिविल सोसाइटी या फिर मैं कहूँ कि दूसरे हिस्सेदारों की भूमिका भी तय हो गई है। ऐसे में इस पूरे नए परिदृश्य में भारत की जो भूमिका है उसे किस तरीके से आप देखते हैं?
भारत का भूमिका उसमें काफ़ी अहम है, क्योंकि भारत के सामने सबसे बड़ा डेवलपमेंट चुनौती ये है कि अभी भी जो एब्जेक्ट लेवल्स ऑफ पॉवर्टी है इंडिया में, जो पॉवर्टी से हम लोग आगे बढ़ने के लिए जो गरीब लोग हैं इंडिया को, उसको वो पॉवर्टी से ऊपर उठाने के लिए हमारे लिए फास्ट पेस में डेवलपमेंट होना अनिवार्य है। लेकिन जब वो डेवलपमेंट हम लोग करेगा, वो एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये हमको सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। अभी ये दोनों जो कंसर्न्स को जब तक इंडिया ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा, दुनिया के सामने जो डेवलपमेंट चैलेंजेस है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो फिलॉसफी है, वो इंडिया के बिना और इंडिया का एफर्ट्स के बिना और इंडिया का सपोर्ट के बिना और इंडिया का पूरा कोशिश से बिना वो होगा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ जैसे जो मल्टीपल स्टेक होल्डर मॉडल जो है, जिसमें सिविल सोसाइटी और नॉन गवर्नमेंटल एक्टिव सबका जो दुनिया है, वो सब उसमें शामिल है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो डेवलपमेंट मॉडल कई बार उसने आर्टिकुलेट किया है, वो कितना उसमें वो इम्प्लीमेंट करने में वो सक्षम है, वो तो अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट एट लेवल ऑफ आइडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है कि डेवलपमेंट एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होना चाहिए। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कल वो क्या बोलने वाला, जो भी वो बोलेगा उसका एक सिग्निफिकेंस होगा, न केवल इंडिया के लिए बट पूरा दुनिया के लिए। और जॉर्ज, क्या दिखता है आपको विकास और क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्या फोकस प्रधानमंत्री का रहेगा इस स्पीच में? बोल सकता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस पर्टिकुलरली ये चाहता है और एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया का जो अर्लियर पोजीशंस है ऑन क्लाइमेट चेंज में, पर्टिकुलरली इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितना होना चाहिए और क्या टाइम्स में होना चाहिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेटिंग एक्शन में, उनको लेकर के उनके कई उम्मीदें हैं और उनका डिटेल्स में जाने का टाइम अभी नहीं है। लेकिन वो सब मुद्दों के लेकर के कम से कम कुछ ब्रॉडर इंडिकेटिव फ्रेमवर्क, या अगर कुछ चेंजेस अगर करता है इंडिया करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का एड्रेस में ये भी शामिल हो सकता है। जी शुक्रिया जॉर्ज, पूरे अपडेट और बातचीत के लिए वहाँ से आपका। सुनील जी, जिस तरीके से जॉर्ज बता रहे थे, आपकी नज़र में जो एजेंडा है इसमें क्या प्रमुख मुद्दे हैं, या यहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज स्पीच में फोकस कर सकते हैं? जैसे कि आपने बोला कि हिंदुस्तान में जब तक गरीबी उन्मूलन नहीं होगी, तब तक की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है कि 2030 तक पूरा जो दुनिया में इनइक्वालिटी है और जो तमाम समस्याएं हैं एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेके, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती। और इसको मद्देनज़र रख के मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जब समिट को एड्रेस करेंगे तो वो बताएंगे भारत में जो उनके सरकार की कोशिशें हैं, और उसके साथ दुनिया को ये भी बताएंगे कि उनका क्लाइमेट चेंज के बारे में नज़रिया क्या है। क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बीच में ये भी कई सारे डॉक्यूमेंट ना अखबारों में छप रहे थे कि कोशिश ये है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो नज़रिया है उसको वेस्ट के साथ अलाइन करा जाए, जैसे जो पश्चिमी मुल्क हैं उनके साथ अलाइन करा जाए। बीच में डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कोई चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, वो काफ़ी चर्चा में रही, परंतु अभी तक ये वाली बात पूरी तरीके से सरकारी तौर पे उसको घोषित नहीं करा गया कि हमारी इसके बारे में पोजीशन क्या है, और दुनिया उसको देखेगी। क्योंकि जो हमारी अर्लियर पोजीशन थी वो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि है ना, जो पश्चिम के जो मुल्क हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमारे मुकाबले, क्योंकि हम लोग जो तरक्की या डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहे हैं उसमें हम लोग की जो आवश्यकताएं वो काफ़ी भिन्न है पश्चिमी मुल्कों के मुकाबले। तो ये वाली जो सोच थी उससे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि ये मोदी सरकार ने डिपार्ट किया है। तो जब वो खड़े होकर वहाँ बोलेंगे तो वो मेरे ख्याल से एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं कि 2030 तक गरीबी उन्मूलन होना चाहिए, और जो देश और देशों के बीच में जो इनिक्विटी है, जो काफ़ी असमानता है, उसको दूर करने के लिए। तो आर्थिक नीतियों के अंदर अगर जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को इस बात को कहना पड़ेगा, अभिव्यक्त करना पड़ेगा कि हमारी जो नीतियाँ हैं वो जो नए गोल्स हैं उसके साथ मेल खाती हैं। और क्या जिस तरीके के कार्यक्रम शुरू किए हैं
नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें कई सारे बड़े फैक्टर हैं जो शायद कि इस एजेंडे में शामिल हैं, जो कि मैं कहूँ कि जिसका मूल था कि मैं कहूँ कि स्वच्छता से लेकर गरीबी को लेकर और जो पर्यावरण को लेकर कई बातें हैं जो कि एजेंडे में शामिल रही हैं अब तक इनमें। नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि आप देखें तो प्रधानमंत्री जब भी अभी बिहार में भी चुनाव के दौरान और पहले भी पार्लियामेंट में भी बार बार ना इस बात को कहते हैं कि उनकी असली लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। और उनको इस बात का एहसास है कि बिना जब तक हिंदुस्तान में गरीबी नहीं दूर होगी तो जो हमारी पूरी जो कोशिश है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर बने और जिसको कहते हैं कि हाई टेबल पे हम लोग को जगह मिले, उसमें वज़न कतई नहीं आ पाएगा। तो जब तक ये सब चीज़ें एक साथ नहीं होंगी तब तक हम दुनिया को सामने ये नहीं कह सकते कि हम लोग एक रीजनल पावर या एक वर्ल्ड पावर बन पाए हैं। तो ये सब जिम्मेदारी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है और इस जिम्मेदारी के साथ वो जाके सस्टेनेबल समिट में बोलेंगे। संजय कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। रक्षा के आधुनिकीकरण की जरूरत, अमेरिका पर टिकी है निगाहें, भारत को अमेरिकी मदद की दरकार, मिलकर संभालेंगे आधुनिकीकरण की कमान। देखिए देश देशांतर, सेना का आधुनिकीकरण, रात 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को न्यूयॉर्क में मीडिया और संचार जगत के दिग्गजों से मिले। मीडिया कंपनियों के सीईओ ने कहा कि भारत में संचार जगत में अपार संभावना है, लेकिन इसके लिए डिजिटाइजेशन और 4G इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 6 लाख गांवों को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। न्यूयॉर्क में गुरुवार को प्रधानमंत्री की अमेरिका की दिग्गज मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। इसमें करीब दर्जन भर मीडिया कंपनियों जैसे टाइम वार्नर, डिस्कवरी, सोनी, ESPN, न्यूज कॉर्प, 21 सेंचुरी फॉक्स, डिज्नी इंडस्ट्रीज और ABC टेलीविजन ग्रुप के CEO शामिल रहे। इन कंपनियों का दुनिया के 40% मीडिया कारोबार में कब्जा है। कंपनियों का मानना था कि भारत में मीडिया के विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को डिजिटाइजेशन अभियान को तेज करना होगा और साथ ही इंटरनेट 4G का भी तेजी से विस्तार करना होगा। It was a very important meeting because the Prime Minister was able to hear from them what their expectations were from India. As you know, most of them have invested in India and have invested in India for very many years. All of them said that India is the biggest market for them in terms of the phenomenal growth in entertainment channels, in terms of the youth in India, wanting more such content. And they asked for, speedier digitization of the Indian systems. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया कंपनियों को ग्रामीण भारत की जरूरतों के मुताबिक क्षेत्रीय मीडिया में भी निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट में कहा कि ब्रांड एशिया के लिए बैंडविड्थ का विस्तार भी किया जाएगा। हालांकि मीडिया में FDI की सीमा को 26% से बढ़ाने पर कोई बात सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय भी सरकार के कार्यक्रमों में दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिका में बसे अनाबासी भारतवासियों के लिए नरेंद्र मोदी कोई हीरो से कम नहीं है, मगर ये इमेज बरकरार रखने के लिए मोदी को 2 मांगे पूरी करनी पड़ेगी। एक, मतदान की क्षमताएं और दूसरी सामाजिक सुरक्षा। कैमरा पर्सन शुदीप्तो के साथ सुजीत राजन, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की गुरुवार को अलग से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और उसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से एक और फलदायक मुलाकात। हमने भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में चर्चा की। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच ये तीसरी मुलाकात है और ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब हाल ही में दोनों देशों ने काफी लंबे समय से लंबित सीमा मुद्दे को सुलझा लिया है। भारत ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र को लिखे गए पत्रों पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि कश्मीर मसले को अगर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि
मलयालोधी का पत्र न सिर्फ विरोधाभासी है बल्कि वो आतंकवादियों की पैरवी करने वाला है। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 4 सितंबर को पत्र लिखा था जिसमें इस बात की शिकायत की गई थी कि भारत पाकिस्तान सीमा पर दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि भारत ने दोनों देशों के बीच बातचीत को बंद कर दिया है। We have been aware of the two letters that have been written. The first letter was written on the 4th of September, and the 4th of September, the letter dated the 4th of September stated that there was no bilateral dialogue. Well, after that, the BSF and the Park Rangers have already met. So I think that letter itself has contradicted itself, that there is no dialogue, there has been a dialogue. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जरूरतमंदों को बैंक से ज़्यादा कर्ज देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गरीबों को कर्ज देते वक्त उन्होंने बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 37 लाख छोटे कारोबारियों को कर्ज दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बैंकों से कर्ज मिलने से जरूरतमंदों को कई तरह के फायदे हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस वर्ष 31 मार्च 2016 तक इस वर्ष 1,22,000 करोड़ रुपया बैंकिंग व्यवस्था से 50,000, 1 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा इन छोटे छोटे लोगों को दें, जिसके माध्यम से ये कोई ना कोई व्यवसाय खड़ा कर पाए और इस देश में करोड़ों की संख्या में हम लोग नए उद्यमी, नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े करते हैं। सऊदी अरब के मीना में भगदड़ में मरने वालों में 14 भारतीय हैं जबकि 13 भारतीय घायल हुए हैं। इस हादसे में 719 लोगों की मौत हुई है। पिछले 2.5 दशक में सऊदी अरब में ये सबसे बड़ा हादसा है। सरकार ने कहा कि मीना में पीड़ितों को सभी मदद मुहैया कराई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। अहमदाबाद के नौगरी परिवार में सिर्फ मातम है। परिवार के 7 सदस्य हज करने गए थे, जिसमें से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और एक सदस्य अभी भी लापता है। मीना में गुरुवार को भगदड़ में 719 ज़ायरीनों की जान चली गई। इनमें 14 भारतीय भी हैं। वहाँ से पापा का फोन आया था कल कि वहाँ पे कुछ हुआ और उसमें मम्मी एक्सपायर हो गए। वो पता नहीं चला है किस चीज़ से क्या हुआ। सऊदी अरब में इस साल हज के लिए 20 लाख से ज्यादा ज़ायरीन पहुंचे थे। इनमें 1.5 लाख ज़ायरीन भारत से थे। गुरुवार को मीना में शैतान को कंकड़ मारने की रस्म के दौरान भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि भारतीय स्वयंसेवकों को मीना भेजा गया है और वो स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। हमारा मिशन, हमारी एम्बेसी, हमारा हज का जो स्पेशल मेडिकल सेल होती है वो तो पूरी तरह काम कर रही है वहाँ। और सऊदी गवर्नमेंट के जो कुछ लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद की है इसमें, काफ़ी लोगों की तकलीफ़ें दूर करने में। मगर हिंदुस्तान का मिशन बहुत ज़्यादा काम करता है। इस बीच सऊदी अरब के शाह सलमान ने हज व्यवस्था की समीक्षा के आदेश दिए हैं। उन्होंने माना कि हज प्रबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है। ولن تتوقف إن شاء الله وتوجهنا الجهات المعنية مراجعة الخطط المعمولة بها والترتيبات كافة। एक पखवाड़े में ये दूसरा मौका है जब हज के दौरान हादसा हुआ है। 11 सितंबर को अल हरम मस्जिद की छत पर एक क्रेन गिर गई थी जिसमें 115 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में 11 भारतीय शामिल थे। मीना में ही 1990 में एक और बड़ा हादसा हुआ था जब एक लंबी सुरंग में भगदड़ में 1426 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राजस्थान में बड़े खनन घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि खनन पट्टे देने में 45,000 करोड़ रुपए का चूना लगा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांगा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये पूरा मसला कांग्रेस सरकार के समय हुआ। कांग्रेस ने राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने दावा किया कि राज्य की बीजेपी सरकार ने 653 खदानें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांट दी। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की खनन नीति के खिलाफ बताया। पार्टी ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अगर ये ऑक्शन होता तो कम से कम अनुमानित 45,000 करोड़ रुपए की कमाई राज्य सरकार कर सकती थी, लेकिन कमाई सरकार को जनता के लिए नहीं करनी थी, अपनी जेबें भरने के लिए करनी थी। इसलिए
तवा तोड़ इन्होंने यहाँ पर लोगों को माइंड एलोकेट करी हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान करीबी लोगों को खदानें बांटी गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस लेकर नीलामी का आवेदन जारी किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा, हमारी एजेंसी के द्वारा ये खनिज विभाग में सारी कंप्लीट कार्रवाई हुई है, इसलिए उनकी जो मांग है वो जायज़ नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक बात आती है कि उसमें तो कांग्रेस के लोग, बहुत सारे नेताओं के नाम भी सामने आए हैं, तो सबसे पहले तो अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें। ललित मोदी विवाद में भी कांग्रेस वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांग रही है। ललित मोदी ने यह खुलासा किया था कि वसुंधरा राजे परिवार के साथ उनके कारोबारी संबंध हैं, हालांकि राजे इससे इनकार करती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन इतना ही, लेकिन जाते जाते आखिर बता दें कि देश भर में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद पूरे धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा के मौके पर आज पूरे देश में अमन और चैन की दुआ मांगी गई। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने का सिलसिला जारी रहा। नमाज के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में कुर्बानियां दी। त्याग और बलिदान के इस पर्व पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। मुल्क के तमाम लोगों को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये ईद पूरी दुनिया में अमन और सुकून के साथ का पैगाम लेकर आए और मेरे मुल्क में तरक्की के साथ साथ अमन और सुकून का माहौल पैदा करे। ईद उल अजहा को पैगंबर मोहम्मद साहब के पूर्वज हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। रमजान के पाक महीने के खत्म होने के करीब 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। कुर्बानी के इस पर्व पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।